इनको गैरत आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इस मुल्क के लोग 22 करोड़ अवाम के साथ खेलते हैं और उनको बेवकूफ़ समझते हैं कि पहले तो इस मुल्क के अवाम को लूटो और फिर बहानों के ज़रिए जब उनको जेलों के अंदर सज़ाएँ होती हैं तो ये मेडिकल देकर और गिड़गिड़ा कर माफ़िया मांग कर फिर बाहर जाते हैं और फिर बाहर जाकर जब ये अपने याशी के अड्डों में और इनके जो पैलेसेस बने हैं वहाँ पर जब ये चले जाते हैं तो फिर इनकी आंखें खुलती हैं और फिर दोबारा इनको पाकिस्तान सिर्फ इस मुल्क में सियासत करने के लिए और हुक्मरानी करने के लिए ये आते हैं। बाकी इनका इस मुल्क के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना यहाँ पे ये इलाज करा सकते हैं, ना यहाँ पे रह सकते हैं, ना यहाँ पर ये अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर पढ़ा सकते हैं। इनका तमाम तर मामलात इस मुल्क से बाहर हैं और सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए हमारे सरों पे ऊपर आकर इनको बिठा दिया जाता है। तो अब अगर ये आएंगे तो वाम इनका बंदोबस्त करेगी और इनका हशर पूरी दुनिया देखेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक तैमूर मसूद साहब, जो कि मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड कल्चर पंजाब। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग द शो सर। जी थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहला क्वेश्चन, सियासत कब, कैसे और क्यों शुरू की? देखिए जी, सियासत शुरू हुए तो अभी मेरे ख्याल में कोई 15-16 साल का अर्सा गुजर चुका है। और फ़र्स्ट टाइम जब मैंने सियासत शुरू की थी उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और मुझे याद है कि मेरा लास्ट सेमेस्टर था और उस दौरान मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया बवजह फैमिली पॉलिटिक्स के वालिद साहब के। तो फिर अल्लाह का करम के इस हलके की नुमाइंदगी का 2 दफ़ा मौका मिला, 2013 से 18 और 18 से अब ऑनवर्ड। तो वजह सियासत शुरू करने की तो यही है कि बेसिकली एक तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि बवजह अपने ख़ानदान के अपने बुज़ुर्गों के उस सिलसिले को भी चलाना था। और फिर सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ज़रूरत महसूस हुई और जब तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमें एक 2 पार्टी सिस्टम के अलावा एक 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 ऐसी सोच, एक ऐसा नज़रिया, एक ऐसी लीडरशिप दरकार थी कि जो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत बन चुकी थी। क्योंकि लोग दोनों पार्टियों को देख देख कर और उनसी उनकी जितनी भी एक लीडरशिप है, उनके जो भी पीछे जिस तरीके से उनका किरदार रहा है, जिस तरीके से उन्होंने डिलीवर किया है, लोग पॉलिटिक्स से तंग आ चुके थे। लोग पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया था। तो जब खान साहब ने पॉलिटिक्स शुरू की और पॉलिटिक्स की लाइमलाइट में आए तो उसके बाद बहुत से लोग मेरे समेत नौजवान ऐसे थे जो खान साहब के साथ शामिल हुए, उनके विजन के पीछे, उनके नज़रिए के पीछे, उनकी सोच के पीछे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें खान साहब के साथ चल कर इस इलाके की नुमाइंदगी का मौका मिला और अब ज़िंदगी का मकसद इमरान खान के साथ उसके पीछे चलकर उसकी उसकी लीडरशिप के अंदर हमने इस मुल्क के लिए काम करना है, अपने इलाके के लिए काम करना है और नौजवान नस्ल के लिए काम करना है। को खेल और सकाफत का वज़ीर बनाया गया। क्या हम समझ सकते हैं कि ये कोई आपका पुराना कोई शौक़ था? क्योंकि एक टाइम था जब आपको देखा जाता था कि आप ख़ुद भी क्रिकेट खेलते थे और एक बहुत अच्छे प्लेयर भी थे। तो क्या हम समझ सकते हैं कि ये आपका एक शौक़ था, वो आप में आगे चल के डेवलप हुआ? देखिए जी, मैं तो अभी भी मेरा एक ख़ास पैशन है स्पोर्ट्स के साथ और मैं अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, इवन कि अभी तक हमारा ग्राउंड्स के साथ एक तल्लक है, प्लेयर्स के साथ एक एक पर्सनल इंटरेक्शन है। मेरे वाह के जितने टेक्सला के हमारे हल्के के जितने भी नौजवान प्लेयर्स हैं उनके साथ रब्ता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि ये खान साहब की तरफ से ज़िम्मेदारी लेनी मेरे लिए इस लिहाज से भी बेहतर थी कि एक तो मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी और दूसरा मैं इस खुशी के साथ इस ज़िम्मेदारी को ली। क्योंकि जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिल से करते हैं और पैशन से करते हैं तो फिर उसमें आप बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हैं। तो इसमें अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ अपने हलके के नौजवानों के लिए बल्कि पूरे पंजाब के अंदर जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, उनकी बेहतरी के लिए हमें काम करने का मौका मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला मेरी ये सोच है और हमने इसके ऊपर फ़ौरन काम भी शुरू कर दिया है कि हम बिल्कुल एक नई लाइंस के अंदर एक नई डायरेक्शन में स्पोर्ट्स की अपलिफ्ट के लिए और प्लेयर्स की प्रॉपर ग्रूमिंग के लिए हमने इंशाल्लाह ताला काम शुरू किया हुआ है। आपकी गवर्नमेंट ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। अगर यही काम पीडीएम करती है तो आपकी पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी? देखिए जी, अगर मेरी आप इनफरादी राय की बात करें, मैं अगर अपनी इनफरादी सोच की बात करूं तो मैं समझता हूं कि मैं ख़ुद इंडिविजुअली
किसी भी एक्सटेंशन के हक़ में नहीं हूँ, कोई भी फोर्सेस में हो या आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर होती हैं, अनलेस कि बहुत ही कोई ऐसी मजबूरी ना हो या आपके मुल्क के अंदर ऐसे क्राइसिस ना हो या मुल्क ऐसी जंगी हालात से गुजरना रहा हो कि जहाँ पे आपको इस किस्म के टेम्परेरी अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़े। तो अगर हमारी तरफ से किया गया उस वक्त, तो मेरे ख़्याल में मैं उसको भी सही नहीं समझता, और अगर कोई और करेगा तो वो भी सही नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हमारे यहाँ पर कई दफ़ा मुल्की हालात और मुल्क के अंदर मौजूदा इस किस्म के इश्यूज़ होते हैं कि जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम उसको एक रूटीन बना लें और अगर हम वो हैबिचुअल हो जाए तो ये टोटली गलत है, और इससे हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर सख्त एक किस्म की अनरेस्ट पैदा होगी। नून लीग कह रही है कि इसाक डार साहब के आने से खान साहब खौफजदा हैं कहीं डॉलर नीचे ना आ जाए, और क्या आप इस बारे में क्या कहते हैं कि डॉलर नीचे आएगा या क्या पोजीशन होगी? देखें जी, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि इसहाक डार जैसा शख्स, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जो इस मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा के गया, जिसने इस मुल्क के अंदर ऐसी ऐसी बारूदी सुरंगें बिछाई कि जिसके जाने के बाद इसके असरात 2018 की नई हुकूमत के ऊपर आए। आज वही शख्स उन्हीं चीज़ों की कंटिन्यूटी के लिए इस मुल्क के अंदर उसको दोबारा बुलाया गया है, और फिर सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे इदारों से IMF और वर्ल्ड बैंक की आप कर्ज़ों के ऊपर अगर ये कहें कि हम मुल्क की मईशत को सहारा दे सकते हैं या हम बैरूनी मुल्कों से कर्ज़े लेकर, उधार लेकर हम मुल्क की मईशत को मुस्तहकम कर सकते हैं, ये एक नामुमकिन चीज़ है। जब तक आपके मुल्क के अंदर ख़ुद स्टेबिलिटी नहीं होगी, सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। आपके मुल्क के अंदर बिजली नहीं है, आपके कारखाने बंद हुए पड़े हैं, आपके मुल्क के अंदर गैस नहीं है, आपकी फैक्ट्रीज़ जहाँ से लोग शिफ्ट करके जा चुके हैं। आज आपका मुल्क के अंदर बेरोज़गारी इंतहा तक चली गई है। टैक्सेस में आप लोगों के ऊपर आप लोगों ने ज़िंदगी अरसा हयात लोगों के ऊपर तंग कर दी है। तो माहौल के अंदर आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसहाक डार आके और सिर्फ कर्ज़े लेकर इस मुल्क की इकॉनमी को सहारा दे लेगा? नामुमकिन चीज़ है ये। कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई जिसमें आप और वासिक क़य्यूम जो सैर फहरिस्त थे दोस्त मज़ारी पर तशद्दुद करते हुए नज़र आए, तो क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई या क्या ये एक जमहूरी अमल था? देखें जी, मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर तशद्दुद किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, और ना ही हम इस चीज़ के हक़ में हैं। वो जो वाक़या जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर उसका आप बैकग्राउंड देखें, क्योंकि हम ख़ुद उस चीज़ के चश्मदीद गवाह थे और हमारे सामने था, अगर हम उसको थोड़ा सा पीछे से देखेंगे तो वो एक पहली दफ़ा एक जमहूरी मुल्क के अंदर एक पंजाब असम्बली की तारीख़ के अंदर आपने देखा कि पुलिस को वहाँ पर घुसाया गया। हालांकि ये वो मुकद्दम फोरम है कि जहाँ पर पुलिस का किसी किस्म का कोई काम नहीं बनता। यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे मौजूद थे। आपने सबसे पहले इसकी बेतौकीरी की, इस असम्बली की बेतौकीरी करके पुलिस को वहाँ पर आपने अपने एक मज़मूम मकसद को हासिल करने के लिए और एक टोटली गैर कानूनी आपने एक डायरेक्शन देने के लिए उसको वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी सबसे पहले इंश्योर की, और उसके बाद फिर जब आपने हमारी कुलीग्स को, हमारी ख़वातीन को वहाँ पर पुलिस ने जब उनको धक्के दिए, जब उनको वहाँ पर उनको घसीटा गया, और उस दौरान आज भी हमारी एक खातून MPA जिसको उस दौरान वहाँ पर ज़मीन पे गिरी और उसके ऊपर फिर पुलिस ने अपने वहाँ पर उसको नीचे रौंदा, तो वो बेचारी आज भी जो है वो कोमा की सूरत हाल से गुज़र रही है। तो जहाँ पर इस तरीके से तशद्दुद हो और इस तरीके से आपके सामने आपके कुलीग्स के साथ ज़्यादती हो रही हो, फिर उस वक्त आपका जो है वो जज्बात में काबू में नहीं रहते। और फिर एक ऐसा शख्स जो हमारे वोट से असम्बली में गया है, जिसको हमने ख़ुद डिप्टी स्पीकर बनाया है सिर्फ इसलिए कि वो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था, वो शख्स वहाँ जाकर पैसों की खातिर बिक कर और अपनी ज़मीर का सौदा कर रहा हो और जाकर अपनी पार्टी पॉलिसी के हट के वहाँ पर बात कर रहा हो, तो फिर मैं समझता हूँ किसी भी गैरतमंद कोई भी अगर सियासी कारकुन है तो उसका एक रद्द अमल होता है, और जो फितरी तौर पे था और वो सामने आया। फिर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, उन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया कि इसहाक डार साहब के आने से खान साहब खौफज़दा हैं, तो जब नवाज़ शरीफ आ जाएंगे तो हालात क्या होंगे खान साहब के?
वो कहती हैं कि उनकी हमदर्दियाँ खान साहब के साथ है क्योंकि उनकी बारी अब नहीं आने वाली, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हिना भट्ट साहिबा जो हैं वो इस किस्म की ख़वातीन जो सिर्फ़ खुशामद करके और सिर्फ चापलूसी के ज़रिए एमपी शिप का टिकट लेती हैं और एमपी मुंतखब होती हैं, उनकी इस किस्म की नॉनसेंस बातों का जवाब देने की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। नवाज़ शरीफ की जो हैसियत है और जिस तरीके से वो आवाम के सामने जिस तरीके से यहाँ से भगोड़ा होकर भागा हुआ है, और जिसने सिर्फ ये कहा था कि मैं इलाज कराने जा रहा हूँ, उसका भाई स्टाम अदालत को लिख के दिया है। इनको गैरत आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इस मुल्क के लोग 22 करोड़ आवाम के साथ खेलते हैं और उनको बेवकूफ़ समझते हैं कि पहले तो इस मुल्क के अवाम को लूटो और फिर बहानों के ज़रिए जब उनको जेलों के अंदर सज़ाएं होती हैं तो ये मेडिकल देकर और गिड़गिड़ा कर माफ़िया मांग कर फिर बाहर जाते हैं, और फिर बाहर जाकर जब ये अपने याशी के अड्डों में और इनके जो पैलेसेस बने हैं वहाँ पर जब ये चले जाते हैं तो फिर इनकी आंखें खुलती हैं और फिर दोबारा इनको पाकिस्तान सिर्फ इस मुल्क में सियासत करने के लिए और हुक्मरानी करने के लिए ये आते हैं। बाकी इनका इस मुल्क के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना यहाँ पे ये इलाज करा सकते हैं, ना यहाँ पे रह सकते हैं, ना यहाँ पर ये अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर पढ़ा सकते हैं। इनका तमाम तर मामलात इस मुल्क से बाहर हैं और सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए हमारे सरों पे ऊपर आकर इनको बिठा दिया जाता है। तो अब अगर ये आएंगे तो वाम इनका बंदोबस्त करेगी और इनका हशर पूरी दुनिया देखेगी। आप खेल और सकाफ़त के वज़ीर हैं, तो अपने इलाके के लिए क्या खिदमत सर अंजाम देंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हमारे इस इलाके के अंदर बिलखुसूस वाक़ कैंट के अंदर खेलों का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारे स्पोर्ट्समैन यहाँ पर उन्होंने मुल्क के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, दुनिया के अंदर नाम रोशन किया, और आज भी हमारे ग्राउंड्स के अंदर खेलों की कमी महसूस की जा रही है, ग्राउंड्स की कमी महसूस की जाती है। तो मेरी ये पूरी कोशिश है और मैंने इसके लिए इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन काम भी शुरू कर दिया। बहुत जल्द हम इस वाक़ कैंट इस तहसील टेक्सला के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट तहसील कॉम्प्लेक्स देंगे कि जो कि वाक़ कैंट की आबादी के लिए एक तोहफ़ा होगा, जिसमें हम इंडोर जिमनेजियम होगा, हॉकी की ऑस्ट्रोटर्फ होगी, क्रिकेट का ग्राउंड होगा, स्विमिंग पूल होगा, और वो तमाम तर सहूलियात मौजूद होंगी जहाँ पर हमारे नौजवान खुलकर आकर वहाँ पर अपने खेलों का मुज़ाहरा करेंगे, वहाँ पे तरबियत हासिल करेंगे और आगे जाकर वो परफॉर्म करेंगे। अभी आपने हॉकी के एस्ट्रोटर्फ के बारे में बात की, तो रिसेंटली खान साहब का एक जलसा था जिस पे तनकीद की गई कि इन्होंने अपने जलसे के लिए एस्ट्रोटर्फ हटाई वहाँ से, तो तब आप भी उसमें मिनिस्टर भी आप ही थे, तो वो क्या था कि क्यों हटानी पड़ी? अच्छा मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा ना देखें, बेसिकली हमारे यहाँ नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और नेगेटिव चीज़ों के ऊपर लोग ज़्यादा बैठ कर कान धरते हैं। एक जेन्युइनली एक एक चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है, वो पेपर्स है में है, वो फाइल्स के अंदर है, और फिर जब अदालत ने इसका सू मोटिव लिया तो उसके ऊपर जब उनको सामने हकायक नज़र आए तो उसने भी इस चीज़ के ऊपर एग्री किया कि हमारी ये जो ऑस्ट्रोटर्फ थी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं थी। इस ऑस्ट्रोटर्फ को 12 साल हो चुके थे लगे हुए और ये एक्सपायर हो चुकी थी, और यहाँ पे ये नेशनल हॉकी स्टेडियम दुनिया का एक बहुत बड़ा हॉकी का स्टेडियम है। यहाँ पर नेशनल टीम्स आती हैं, इंटरनेशनल मैचेस होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रोटर्फ जो थी वो आउटडेटेड थी और इस ऑस्ट्रोटर्फ को यहाँ से मूव करना था, और जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका था। अगर ये ऑस्ट्रोटर्फ यहाँ से मूव ना होती और यहाँ पर पड़ी रहती तो ये तबाह बर्बाद हो जा चुकी थी, और लोग इसको काट कर पीसेस की सूरत में कुछ घरों में ले जाते, कोई ऑफिस में ले जाता, जिस तरह रवायत के अंदर होता रहा। हमने तो इस ऑस्ट्रोटर्फ को सेव किया और इसको यहाँ से ले जाकर एक ऐसी जगह के अंदर जहाँ पे सहूलत नहीं थी, जहाँ पे ऑस्ट्रोटर्फ नहीं थी, हमने वहाँ पर ऑस्ट्रोटर्फ को मूव किया ताकि कम से कम वहाँ पर हमारे लोकल लेवल के जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ पर जाकर अपनी गेम को बेहतर बना सकें। और नई ऑस्ट्रोटर्फ के लिए PC1 बन चुका हुआ था, उसका ऑर्डर प्लेस हो चुका हुआ था, और इंशाल्लाह दिसंबर जनवरी के अंदर आप देखेंगे कि ऑस्ट्रोटर्फ भी वहाँ पे नई आके लग जाएगी। तो इस किस्म की बातें करना और लोगों को मिसगाइड करना, मैं समझता हूँ कि उसकी कोई तुक नहीं बनती। जब चीज़ें बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे हों, जब उनके लिए आपकी नीयत साफ़ हो और आप कुछ करना चाहते हो तो अल्लाह आपकी मदद करता है। और इंशाल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि बहुत जल्द हॉकी स्टेडियम इसके अंदर ऑस्ट्रोटर्फ भी आएगी और यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस भी शुरू होंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।